गुरुवार 22 जनवरी को मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के संयुक्त आयोजन में सतना के वेंकटेश वाटिका में बघेली साहित्य संगम का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे विंध्य क्षेत्र से बघेली भाषा के साहित्यकार, विद्वान और चिंतक उपस्थित रहे। बघेली भाषा के संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित यह साहित्य सम्मेलन विचार विमर्श और संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच बना। कार्यक्रम में हमारी टीम की भी सक्रिय सहभागिता रही। इसी दौरान बघेली भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत अनेक विद्वानों से हमारे सार्थक संवाद भी हुए, जिन्होंने बघेली की समृद्ध परंपरा, उसकी वैज्ञानिकता और भविष्य की संभावनाओं पर कई महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा किए। सबसे पहले हमने बघेली और हिंदी के प्रमुख हस्ताक्षर लेखक और संपादक राम गरीब पांडे विकल जी से बातचीत की और उनके विचार जाने। सर, जैसे ये आयोजन हो रहा है सर, आज आप बघेली को मतलब कैसे देख रहे हैं सर? सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि जो आज यह आयोजन की आवश्यकता पड़ रही है, यह कहीं न कहीं हमारी कमजोरी को इंगित करता है। बघेली हमारी मातृबोली है, हम बघेलखंड में रहते हैं और इसके बावजूद हमें बघेली का दिवस मनाना पड़े, बघेली के लिए अलग से आयोजन करना पड़े, तो इसे बहुत सुखद तो नहीं कह सकते। ठीक उसी तरह से जैसे हिंदी के लिए हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है, पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी भाषा हिंदी ही है जिसके लिए हमें दिवस मनाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, सुखद संकेत नहीं है। फिर भी यह कोशिश की जा रही है, यह प्रयास किया जा रहा है कि हम बघेली को आगे ले आएं, बघेली को समृद्ध बनाएं और बघेली के सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करें। इसी माध्यम से यह चेतना लोगों के बीच संचरित हो रही है। चूंकि सर आप साहित्यकार हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, बघेली में भी लिखते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जो बघेली में हमारे जो है तो प्रबंध काव्यों का बहुत अभाव है। मोस्टली इसमें जो मिलते हैं साहित्य इसमें रचा गया है वो फुटकर रचा गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? प्रबंध काव्यों का अभाव नहीं है, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मौजूदा दौर जो है यह मुक्तक काव्य का दौर है। बाकी प्रबंध काव्यों की रचना हुई है, हमारे आम पाठक को या आम लोगों को मालूम नहीं है। हरिचरित्र चंद्रिका महाराजा जय सिंह का है, इसके बाद रघुराज सिंह का राम स्वयंवर, फिर इसके बाद बजरंग विजय रामायण, फिर इसके बाद गोमती प्रसाद विकल आ जाते हैं, उनके दो प्रबंध काव्य हैं, रणजीत राय और रणमत सिंह। इसके बाद ये सैफू जी हैं, आपके सतना के ही हैं, और सतना के सैफू जी का है इंदल दिल्लू, ये प्रबंध काव्य है। मोहनलाल वर्मा मुकुट आपके माधवगढ़ के हैं, माधवगढ़ में मोहनलाल वर्मा मुकुट हैं, तो उनका भी एक प्रबंध काव्य है। और अभी हाल ही में सतना के ही रमेश प्रताप सिंह हैं, इन्होंने रणमत सिंह पर ये प्रबंध काव्य लिखा है। तो इसको ये नहीं कह सकते हैं कि लिखा नहीं जा रहा है, प्रबंध काव्य लिखे जा रहे हैं और आगे भी संभावना पाई जा रही है, लेकिन वर्तमान युग मुक्तक काव्य का है, इसीलिए प्रबंध काव्यों की कमी दिखाई पड़ रही है। सर, आज बघेली को आप कैसे देख रहे हैं कि बघेली किस जगह खड़ी हुई है बाकी भाषाओं या बोलियों के बनिस्बत? बघेली अपनी जगह जहाँ खड़ी है वह संतोषप्रद है। बघेली में साहित्यिक सृजन बहुत संतोषजनक स्थिति में है। बघेली के कतिपय रचनाकार इसे बड़ी गंभीरता से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें अभी थोड़ी और गंभीरता की आवश्यकता है। जैसे अभी आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अभी मंच पर से इस बात का जिक्र किया है कि इसकी वर्तनी पर ध्यान देना होगा, इसके शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देना होगा और लिपि पर खास तौर से गंभीर होना होगा। यह सब तभी संभव हो पाएगा जब हम आम जीवन की, दैनिक जनजीवन की बोलचाल में बघेली को बेझिझक प्रयोग करें। बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा, इसके लिए कहीं अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारी बातचीत रीवा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र से हुई। संवाद के दौरान उन्होंने बघेली भाषा, उसकी लोकधारा और जनजीवन से जुड़ी सांस्कृतिक परंपराओं पर बेहद महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की, जो बघेली की समृद्ध विरासत को समझने में सहायक हैं। जी सर, तो आज की युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो बघेली पर काम कर रहे हैं, या जैसे तकनीकी जैसे आप विषय था जिस पर आप बात भी कर रहे थे, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? उनसे हमारी निवेदन है कि वो बघेली बोलब सीखा, बघेली का अंदाज बोले का और बहुत अच्छा है, गामन में जाओ
गाँव में देखी कौनो चीज़ जौन कवितन में बड़ी व्यंग में बड़ी दूर से कौड़ी ले आवत है, अतने सहजता से लोग कह देते हैं कि जौन के सुन लागत है वाह ये आए असली व्यंग असली मजा साहित्य के रिया है कि ओका सीधे न कहे ओका ऐसा कुछ तिरछा बेड़ा आड़ा बेड़ा लगाए कहीं कि अपना सबके हंसी आ जाए और लोग सुधर जाए। तो बोली की सामर्थ्य है कि जौने में जितने व्यंजना होती उतनी अच्छी बोली मानी जाती हो। हमारे बघेली में बहुत व्यंजना है, ऐसे कि हमारा परिवेश जौन रहा चारों तरफ से ऋषियन मुनि के क्षेत्र है, यहाँ संस्कृत ग्रंथ रचे गए, यहाँ बड़े बड़े नाटक खेले गए, बड़े लिखे गए, बाण भट्ट कादम्बरी यहाँ लिखी गए। तो यह तरह से हम भाषा का ढेर सारा विकास जो है ना हमारे बघेली पर उसका प्रभाव खूब पड़ा है। जैसे आपने खुद कहा सर कि बाण भट्ट की कादम्बरी भी यहीं रची गई, लेकिन मतलब हम जो बघेलखंड के लोग हैं हम लोग को इतना ज्यादा इस बात की जानकारी नहीं है। और दूसरा हमारा जो साहित्य है उसको अवधि परिप्रेक्ष्य में देखा गया, क्या इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, इसमें से कि अवधि या बघेली को अलग करके बोलियों को अलग करके देखना ही नहीं चाहिए, खासकर अवधि या बघेली और भोजपुरी हमारी जो सीमा से लगी हुई पांचों बोलियां हैं, इनका आवाजाही एक दूसरे की सारी रिश्तेदारियां हैं हमारी। अब सोचिए कि हमारी आपकी सारी रिश्तेदारी उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के इस बेल्ट में है और पूरा का पूरा अवधि क्षेत्र है, तो वहाँ की औरतें यहाँ रही, यहाँ की औरतें वहाँ जा रही, तो भाषा ले जाने का काम, संस्कृति के ले जाने का काम तो महिलाएं करती हैं, औरतें करती हैं। जैसे धान का पौधा होता है, धान के पौधों को उखाड़ के आप कहीं लगा दो वहीं जड़ पकड़ लेता है। तो ये है हमारी बोली की ताकत कि हमारी जो महिलाएं संस्कृति ले जाती हैं, हमारी भाषा की संस्कृति के असली संवाहक जो होती हैं वो महिलाएं हैं, औरतें हैं। और ये शादी ब्याह का आना जाना, एक दूसरे के दूर दराज शादी करने के बोलियों का नज़दीकी लाना। हमारे संग्राम में मऊगंज में पूरी की पूरी ठकुराइन इतनी है, सारी की ठकुराइन भोजपुर की हैं। तो हमारे यहाँ ठाकुरों की भाषा इतनी सुंदर है, उनके घराने की भाषा इतना सुंदर बोलती हैं, भोजपुरी जब बोलती हैं तो लगता है वाह बोलती रहे। आई अपन बैठेल इतना रौरे कहाँ गैली, रौरे कहाँ से अली। अब राउर शब्द तुलसीदास के जो राउर अनुशासन पाऊँ, तो राउर शब्द रौरे कितना कितनी मिठास है इसमें। और लठ मार जब बोलते हैं कहाँ से आवत है हो, क्या मतलब हो घर, तो ये मिठास जो बोलने को होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो स्त्रियां जो है तो भाषा संस्कृति की संवाहक होती हैं, आप भी मानते हैं, लोक संस्कृति की निर्माता हैं। लेकिन अपनी बघेली साहित्य में मेन स्ट्रीम में वुमेन्स महिलाएं क्यों इतनी कम दिखती हैं साहित्य रचना? पुरुषों ने उनको रचना में कम दिखती हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक रूप जैसे गीतों में आप देखिए, पुरुष गीत कोई कहीं है, सब स्त्रियों के गीत हैं। कोई पुरुष गाता हुआ आपको मिले लोकगीत, कोई पुरुष गा रहा है तो लगता है कि गलत कर रहा है, इसको नहीं गाना चाहिए, क्योंकि ये तो उसका है। संस्कृति तो वहाँ से आती है, संस्कृत स्त्रीवाचक है, स्त्रीवाचक माने स्त्रियों का है, तो संस्कृति की संवाहक तो हमारी महिलाएं हैं, वही एक दूसरे से इंटरप्ट करती हैं, आती जाती हैं। और वही सारे लोकगीत जो हमारे प्राण हैं, कविता तो पुरुषों ने लिखी, नियम उन्होंने निर्धारित किए, लेकिन उसे प्राणवायु देने का काम जैसे तो गीत करते हैं, लोकगीत करते हैं, वो लय के में भी हैं। आप बरुआ देखते हैं, बरुआ में कोई छंद नहीं है, कोई लय नहीं, लेकिन लय है, उसमें तुक नहीं है लेकिन लय है। इतनी लय है कि दूर से कहीं बरुआ हो रहा है, गा रहे हैं लोग, महिलाएं गा रही हैं तो लगता है बरुआ हो रहा है। कहीं अंजुरी गा रही हैं, अपने आप आंखें भर आएंगी कि अंजुरी हो रही है। ये लोकगीत की ताकत होती है, ये महिलाओं की ताकत है। इसी क्रम में हमारी बातचीत मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे से हुई। हमने उनसे साहित्य परिषद द्वारा बघेली भाषा के संरक्षण और संवर्धन हेतु किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज मुझे जब पहली बार ये पता लगा कि बघेली में समाचारों का वाचन होता है, समाचारों का श्रवण किया जाता है और विंध्य क्षेत्र के 5 लाख सब्सक्राइबर इसको सुनते हैं, तो सचमुच मुझे ऐसा लगा कि साहित्य अकादमी जैसे संस्थान या शासन के माध्यम से हम सब लोग बोलियों के उन्नयन के लिए, संवर्धन के लिए जो काम करना चाह रहे हैं, वास्तव में प्रायोगिक रूप से आपकी ये वाहिनी कर रही है। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ इसके लिए। जी सर। सर जैसे ये बघेली उसका आयोजन है, तो सर बघेली भाषा को आज मध्य प्रदेश में जैसे कई भाषाएं, सर यहाँ पर आप कैसे देखते हैं सर बघेली भाषा को?
सामान्यतया हमारे यहाँ पर आंचलिक बोलियाँ प्रयुक्त होती है। हम मुख्य रूप से विशेष करके मध्य प्रदेश को 4 आंचलिक बोलियों के हिस्सों में बांटा जाता है और मध्य प्रदेश शासन ने जिन बोलियों का विकास करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए सूचीबद्ध किया, उसमें 2 जनजाति की बोलियाँ और है। ऐसा कुल मिलाकर के 6 बोलियाँ मध्य प्रदेश की अनुसूची में आती है। उनमें मालवी, निमाड़ी, बुंदेली और बघेली, ये 4 तो आंचलिक बोलियाँ हैं और भीली और गोंडी ये 2 जनजाति की बोलियाँ हैं। विशेष करके जो बघेली बोली है वो चूँकि हमारे इस विंध्य क्षेत्र में बोली जाती है और इसको बोलने वाले, लिखने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। अब आवश्यकता केवल इस बात की है कि इसको हम आंचलिक बोली से थोड़ा सा ऊपर ले जाकर के, जैसे भोजपुरी का विकास हुआ है, जैसे अवधी का विकास हुआ है, जैसे ब्रज का विकास हुआ है, उस ढंग से हम प्रयास करें कि हमारी इस बघेली को भी बोलने वाले लोगों को संपूर्ण भारत के बोली जगत के लोग भी पहचानें, उस पर शोध कार्य संपन्न हो। और इसके लिए ही आज के कार्यक्रम में हमने प्रारंभ में आह्वान भी किया है साहित्य अकादमी की ओर से कि 3-4 बातों का विशेष करके हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष करके बघेली का रचना कर्म संपन्न करने वाले साहित्यकारों को। एक तो ये कि कोई भी बोली बड़े स्वरूप में तब स्वीकार की जाती है जब उसका व्याकरण होता है, उसके मुहावरे, लोकोक्तियों का संग्रह तैयार हो जाता है और उसका शब्दकोश तैयार हो जाता है। ये कुल मिलाकर के उस बोली को मानक बनाते हैं और इस मानकीकरण की प्रक्रिया के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि किसी भी बोली में साहित्य की समस्त विधाओं में लेखन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसलिए हमने आज आग्रह किया है कि चाहे वह लघु कथा हो, रेखा चित्र हो या संस्मरण हो, आत्मकथा हो, जीवनी साहित्य हो, जो रेयर विधाएं हैं, बहुत अल्प प्रचलित विधाएं हैं जिनमें लेखन कम होता है, उनमें बघेली के लेखक लेखन करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बघेली के लिए बहुत उज्जवल है और विशेष करके आज उसकी जो प्राचीन परंपरा को लेकर के जो बातचीत हुई है हमारे यहाँ आए हुए विद्वानों ने, वैसे तो पूरे विंध्य क्षेत्र के लगभग 300 साहित्यकार यहाँ पर हैं ही, आप भी उन सब के साथ भेंट कर ही रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब विद्वानों ने मिलकर के ये तय किया है कि अब इस बघेली बोली के विकास की यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय बघेली बोली के लिए राजपथ का है। अब वो कटीली जो पगडंडियाँ थी, मुझे लगता है कि वो समाप्त हो चुकी है। जी बिल्कुल सर, इसके लिए साहित्य परिषद अपनी तरफ से क्या ऐसी कोई योजनाएं या फिर ऐसा कोई प्रारूप अगर मतलब बना रहा हो या सोच रहा हो, उस पर कुछ बात करें? हमारे यहाँ पर योजना में पहले से है। सामान्यतः साहित्य अकादमी जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम करती हैं उनमें 2-3 प्रकार के आयाम है। एक आयाम होता है किसी भी वरिष्ठ रचनाकार का स्मृति प्रसंग संपन्न करना। तो हमने आदरणीय रामचंद्र पयासी जी का एक स्मृति प्रसंग प्रारंभ किया है जो विशुद्ध बघेली बोली को ही समर्पित होता है। इसी के साथ हमने एक और रमापति मिश्र जी का एक स्मृति प्रसंग प्रारंभ किया है। वे भी अपने इसी विंध्य क्षेत्र के और बघेलखंड के रहने वाले हैं। तो ये 2 स्मृति प्रसंग हम सामान्यतया इसी बघेली बोली को समर्पित करके संपन्न करते हैं। इसके साथ में हमारे पास 6 बोलियों के सम्मान पुरस्कार हैं। 51-51 हज़ार रुपये के सम्मान हम 6 बोलियों की एक-एक कृति को प्रतिवर्ष देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उन 6 बोलियों के नाम मैंने अभी प्रारंभ में लिए ही हैं, मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली और भीली गोंडी। तो हम प्रतिवर्ष बघेली की एक पुस्तक को सम्मानित करते हैं, अलंकृत करते हैं। तो ये दूसरा काम भी हमारा संपन्न होता ही है। इसके साथ एक तीसरा काम जो लंबे समय से अपेक्षित था लेकिन संपन्न नहीं हो पा रहा था, वो अब हम इस तरह के आयोजनों के माध्यम से संपन्न कर रहे हैं। आज जो बघेली साहित्य संगम हुआ है, इसको हम एक परंपरा बना लेंगे और बघेली साहित्य लिखने वाले सब लोगों को हम एक जाजम पर इकट्ठा करें, एक जगह बैठ करके, एक भूमि पर आकर के वे सब लोग अपनी बोली के उन्नयन के लिए चर्चाएं करें, विमर्श करें। तो ये विमर्श के सत्र भी प्रारंभ हो गए। तो मुझे लगता है अकादमी के तो कुल मिलाकर के यही काम होते हैं और इन सब के केंद्र में बघेली है, ये मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। कार्यक्रम के समापन उपरांत हमारा संवाद रीवा के वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल से हुआ, जहां उन्होंने बघेली भाषा की स्थिति और इस आयोजन के महत्व पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। ये बहुत ही सार्थक अभिनव कार्यक्रम है। पूरे विंध्य क्षेत्र से, जिसको बघेलखंड कहते हैं, वहाँ से जितने चिन्हित बघेली रचनाकार हैं उनको बुलाया गया। बघेली के हर पक्षों पे बात हुई, उसके तकनीकी पक्षों पे, व्याकरण पे बात हुई, उसके इतिहास पे बात हुई, उसके संवर्धन पे, और नए मीडिया में बघेली का क्या उपयोग हो रहा है उस पर सब ये बात हुई। एक सार्थक और बढ़िया पहल है साहित्य अकादमी का। इसके लिए साहित्य अकादमी और उसके निदेशक विकास दवे जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
सर जैसे आप पहले भी ये मतलब प्रश्न करते रहे हैं कि क्या बघेली को एक भौगोलिक सीमा में बांध देना, उसे जो है तो वो सिमटा देना कि वो बघेल खंड में बस बोली जाती है इस परिप्रेक्ष्य में, यहाँ पर जैसे आज चर्चा हमने सुनी भी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए क्या है कि ये एक गफलत हो गई। गफलत इसलिए हो गई कि जब तक ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे नहीं आया था उससे पहले तक ये रिमही थी, और जब से रीमा राज्य यानी कि विक्रमादित्य के समय से यहाँ पे रीमा राज्य बना, रीमा राजधानी बनी, तो तब से रीमा राज्य हो गया, वांधव गद्दी से रीमा राज्य हो गया। तो रीमा राज्य की जो बोली है वो रिमही हो गई। ठीक वैसे ही जैसे मराठा की मराठी, पंजाब की पंजाबी, हरियाणा की हरियाणवी, केरल की मलयाली, वो मलय प्रदेश था, केरल का नाम मलय प्रदेश था तो मलयाली हो गई, कन्नड़ हो गई। तो उसी तरीके से रीमा राज्य की बोली रिमही थी, यहाँ की भाषा रिमही थी। और इवन मार्तंड सिंह तक, इवन अर्जुन सिंह भी कभी बघेली शब्द का उपयोग नहीं करते थे, वो हमेशा रिमही ही कहते थे। पुष्पराज गढ़ डिक्लेरेशन माना जाता है बड़ा ऐतिहासिक, जो गुलाब सिंह ने 1942 में जब रीमा को के आज़ादी की घोषणा करने के साथ जारी किया था, तो उसमें एक घोषणा पत्र का एक सूत्र ये भी था कि रीमा राज्य का काज रिमही में होगा। महाराज मार्तंड सिंह भी रिमही शब्द का उपयोग करते रहे। कुंवर सूर्यवली सिंह जो कि बनारस के बहुत ही मेधावी स्कॉलर रहे, रामचंद्र शुक्ल के समकालीन साहित्यकार समालोचक थे, वो भी इसको रिमही ही कहते रहे हैं। तो दरअसल भाषा होती है जमीन की, जाति की नहीं होती। रीमा राज्य जमीन है, एक इलाका है, और जात से आप बांधोगे तो वो बड़ा सीमित है। तो रिमही बघेली के विस्तार न होने का कारण यही है। अब जैसे हरिवंश राय बच्चन के हर गीत बघेली में, जो अमिताभ बच्चन फिल्मों में बोलता है जिसको हम भोजपुरी कहते हैं, वो भोजपुरी कहाँ बोलता है, बघेली बोलता है। आप देखना वो बघेली ही बोलता है। अदालत फिल्म में बोला है वो, और एक गंगा की सौगंध, और भी कई बहुत सारी फिल्मों में बोली में डायलॉग है उनके, और वो बघेली में है, मतलब हमारी बोली में है। बघेली क्या कहें, हमारी बोली में है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद की बोली लगभग वही है। कैलाश गौतम की जो कविता है आप सुनो तो लगेगा कि हमारी रीवा के किसी कवि ने लिखी है। हरिवंश राय बच्चन ने जितने भी लोकगीत लिखे हैं सब अपना हमारी बोली भाषा में लगते हैं। तो नामकरण से थोड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब क्योंकि सरकार के नोटिफिकेशन में और मान्य रूप से इतिहास में बघेली के नाम से ही दर्ज है, तो मैं कोई ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा भी नहीं करता हूँ, मांग भी नहीं करता हूँ। लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। इधर मिर्ज़ापुर में जाओगे आपको वही बोली मिलेगी, बांदा में जाओगे आपको वही बोली मिलेगी, इधर जबलपुर के किनारे तक सिहोर तक जाओगे तो यही बोली मिलेगी। तो एक इसके भूगोल को निर्धारित करने का काम होना चाहिए कंपैरेटिवली। अब जैसे मैंने कई यहाँ के लोकगीतकारों से कहा कि हरिवंश राय बच्चन के लिखे लोकगीत गाइए, आप बघेली के नाम पे गाइए, नहीं गाते। और तो एक तो ये भी है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे उद्घाटन सत्र से हुई और समापन शाम 6 बजे हुआ, जिसमें बघेली भाषा और साहित्य के विभिन्न आयामों, लोक साहित्य, लोकोक्तियों, व्याकरण और आधुनिक तकनीक जैसे विषयों पर केंद्रित सत्रों के माध्यम से बघेली की समृद्ध परंपरा, वैज्ञानिक चेतना और भविष्य की संभावनाओं पर कुल 4 सत्रों में गंभीर चर्चा हुई। कार्यक्रम का संयोजन स्थानीय स्तर पर अनिल आयान और रामानुज पाठक ने कुशलतापूर्वक किया। कार्यक्रम में साहित्यकारों, भाषाविदों, शोधकर्ताओं और बघेली भाषा संस्कृति के प्रेमियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। संगम ने बघेली बोली को जीवंत रखने और कई नई पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयासों को नई दिशा देने का काम किया। शब्दसाची विंध्य भी बघेली बोली के संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। आप भी इस प्रयास में हमारा साथ दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ऐसे ही कंटेंट के लिए शब्दसाची विंध्य के साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।